हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सृजा। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने C3 और C4 प्लांट का डिफरेंस एनसीईआरटी की बुक से डिस्कस किया था। आज हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को फ्लो चार्ट और डायग्राम के हेल्प से डिस्कस करेंगे, ताकि हम इस टॉपिक को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी की बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड दिए गए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनको भी कवर कर सकें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दो तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर जो हैं वो प्लांट्स के अपने इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल जो हैं वो एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं, जो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर में आते हैं शेप, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स। ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स का मतलब है कि जो लीव्स हैं उनकी ब्रांचेस के ऊपर अरेंजमेंट कैसी है, ऑपोजिट है या फिर अल्टरनेट है या कोई और अरेंजमेंट है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लीव्स का क्लोरोप्लास्ट कैसा है। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ये सारे फैक्टर जो है वो इंटरनल फैक्टर हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं लाइट, टेम्परेचर, CO2 की कंसंट्रेशन एंड वाटर। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस है जिसमें इतने सारे फैक्टर होते हैं, तो विच वन इज़ रेट डिटरमाइंड फैक्टर, इनमें से रेट डिटरमाइंड फैक्टर कौन सा होगा। तो वहाँ पर ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट आया जिसने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, जिसमें उसने बोला कि फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू, कि इन चार फैक्टर में से जो फैक्टर अपनी मिनिमल वैल्यू पे होगा वही रेट डिटरमाइंड फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हमारे पास एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट, CO2 की कंसंट्रेशन, वाटर एंड क्लोरोफिल जो है वो अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हैं, बट टेम्परेचर जो है वो लो है देन ऑप्टिमम वैल्यू, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है। तो उस टाइम पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो 0 होगा, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि फैक्टर लाइट जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है। उसके लिए हम इस डायग्राम को समझेंगे जिसमें लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ बना हुआ है। तो जैसे ही लाइट इंटेंसिटी जो है लो से धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ करता है। इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी विद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जैसे ही लाइट इंटेंसिटी हाई होती है तो वहाँ पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब इससे ऊपर कि जो लाइट इंटेंसिटी है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, चाहे हम जितनी मर्जी लाइट जो है वो हाई इंटेंसिटी की दे लें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल, कि लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोफिल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी। और दूसरा है अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, जो हमारा टेम्परेचर है, CO2 की कंसंट्रेशन है और वाटर है, वो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है लाइट सेचुरेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कि जो 10% लाइट होती है सनलाइट की, उसकी ही सैचुरेशन होती है। इसी वजह से जो लाइट है वो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब फ्रेंड्स कि ये जो फैक्टर है वो रेयर है लिमिटिंग फैक्टर के लिए, सिर्फ किसको छोड़कर, शेड और डेंस फॉरेस्ट को छोड़कर। इनके लिए जो है ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है लाइट, पर बाकी प्लांट्स के लिए ये रेयर लिमिटिंग फैक्टर है, मेन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है लाइट। लाइट क्या है, रेयर लिमिटिंग फैक्टर है। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, लाइट जो है वो रेयर लिमिटिंग फैक्टर था, ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। इसका अमाउंट जो है वो इन्वायरमेंट में 0.03 से 0.04% तक होता है, और अगर हम उसको इंक्रीज़ कर दें 0.05 तक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर हम इससे और इंक्रीज़ करें तो वो डैमेजिंग हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तो ये डैमेजिंग होगा। अब जो हमारे पास C3 और C4 प्लांट हैं
उनमें CO2 कंसंट्रेशन का अलग अलग इफेक्ट होता है, क्योंकि उनका सैचुरेशन पॉइंट जो है CO2 के लिए अलग अलग है। जो C3 प्लांट हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस जो है वो मेसोफिल सेल में होती है, और इनका सोर्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट है। अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो वो फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनका सैचुरेशन पॉइंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पर लीटर है। और जो C4 प्लांट हैं उनको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनमें कार्बोक्सिलेशन जो है वो बंडल सीड सेल में होती है, और वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के लिए सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाता है केल्विन साइकिल में। तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उनमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सैचुरेशन पॉइंट अबव 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे आ जाता है। फ्रेंड्स, जो ये C3 प्लांट हैं इनको ग्रीन हाउस क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अच्छी होगी तो वहाँ पर अच्छे से ये ग्रो करेंगे। तो इनको लर्न करने का ट्रिक है टॉम ईट राइस एंड बेल पेपर। टॉम से टोमेटो, ईट से व्हीट, राइस से राइस और बेल पेपर से बेल पेपर। इस तरह से हम इनके एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो C3 प्लांट है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है उसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, जो टेम्परेचर को सेंसिटिव होती है बट लेस एक्सटेंड तक, कम इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। पर जो डार्क रिएक्शन है C3 और C4 साइकिल हैं उनमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। C3 में रिबिस्को होगा, C4 में पेप्केज होगा, और एंजाइम के ऊपर टेम्परेचर का ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसीलिए C3 और C4 प्लांट जो है वो टेम्परेचर के लिए अलग अलग से रिस्पॉन्स करेंगे। जो C3 प्लांट हैं वो लो टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लो टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो अच्छा मिल जाता है। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए वो अडेप्टेड होते हैं लो टेम्परेचर के लिए, और उनको टेम्परेट प्लांट बोलते हैं। और जो C4 प्लांट हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि उनमें जो केल्विन साइकिल होता है वो बंडल सीड सेल में होता है, और उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत जो होती है वो कम होती है, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स करते हैं। टेम्परेचर हाई होगा एनवायरनमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा वो कम होगा, और इन प्लांट को हम ट्रॉपिकल प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर वाटर की, कि कैसे ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। वाटर जो है वो लाइट रिएक्शन का मेन रिएक्टेंट है, क्योंकि उसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को तो अफेक्ट करता ही है, उसके अलावा ये प्लांट के ऊपर भी अफेक्ट करता है। कैसे? जब वाटर जो है इसका लेवल लो होता है तो वाटर स्ट्रेस होता है, तो स्टोमेटा जो होते हैं वो प्लांट्स के क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से CO2 की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और लीव्स जो हैं वो बिल्ट कर जाते हैं, उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाती हैं वाटर की कमी के कारण। तो ये हो गए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की, C2 साइकिल के और फोटो रेस्पिरेशन की। जब हमने इसको पहले डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि फोटो रेस्पिरेशन होती क्या है और ये C4 प्लांट में एब्सेंट क्यों होती है, क्योंकि NCERT की बुक में उतना ही दिया था। उस बुक में जो C2 साइकिल है उसका साइकिल नहीं दिया था, तो मैंने बोला था कि ये इम्पॉर्टेंट है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो होता क्या है फ्रेंड्स, जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो 3 सेल ऑर्गेनेली में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरिऑक्सीजोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हाई होता है, CO2 की कंसनट्रेशन लो होती है, तो जो ऑक्सीजन है C3 प्लांट के मेसोफिल सेल में जो RUBP होता है उससे कंबाइन करना शुरू कर देती है, और वो कन्वर्ट हो जाती है एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट में। फिर क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फोरस की रिमूवल होती है और वो बन जाता है ग्लाइकोलेट। उसके बाद वो डिफ्यूज़ कर जाता है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पेरिऑक्सीजोम में, वहाँ पे एंट्री होती है ऑक्सीजन की और वो बना देता है ग्लाइकोऑक्सीलेट। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो
कहाँ कहाँ पे एंटर करती हैं, एक फर्स्ट स्टेप में और एक यहाँ पे सेकंड स्टेप में। फिर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कंबाइन करके ग्लिसरीन बना देता है जो 2 कार्बन कंपाउंड है। फिर वो डिफ्यूज़ कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लिसरीन फिर दूसरी ग्लिसरीन, तो मतलब टोटल 4 कार्बन का हो गए, और वहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाती है, मतलब 25 कार्बन का जो है वो लॉस, 25% जो है वो कार्बन का लॉस हो जाता है। फिर ग्लिसरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सीरीन पे, तो वहाँ पे सीरीन जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पे 25 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंजर्व रहती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद ये सीरीन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी पेरिऑक्सीजोम में, वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्लिसरिक एसिड में। फिर ग्लिसरिक एसिड जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और वहाँ पर वो फॉस्फोराइलेशन करके फॉस्फोरस के साथ कंबाइन करके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा, और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो C3 साइकिल में इन्वॉल्व होगा। मतलब इस प्रोसेस में 2 जगह पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये दोनों जो है वो C3 साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये हुआ फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।